नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 2 नवंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिटेन में हुआ है भव्य स्वागत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मोदी और पीएम मोदी ने की है बड़ी मीटिंग, कई मुद्दों पे हुई है चर्चा, बड़ी डील। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, महबूबा मुफ्ती पे फिर से सेना ने कसा शिकंजा, किया नज़रबंद, घर के बाहर प्रशासन ने तैनात किया मोबाइल बंकर। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, घुटनों पे आया तालिबान, भारत के साथ फिर से शुरू की डील। अफगानिस्तान में फिर से तापी परियोजना, तालिबान ने किया है बड़ा ऐलान। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, चाइना हाइपरसोनिक, जी हाँ, दरअसल चीन के खिलाफ साहस दिखाने के लिए आईटीबीपी के 260 जवान सम्मानित किए गए हैं और चाइना को ये कहीं ना कहीं एक तरीके से करारा जवाब है। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, चीन की हाइपरसोनिक टेस्ट के बाद यूएस को याद आया रूस की शक्तिशाली बम, अमेरिका ने भी कर दिया बड़ा ऐलान उसको लेकर। तो एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, जहां पे तालिबान ने अब अमेरिका को सीधे सीधी धमकी दे दी है, अगर मान्यता नहीं दिया तो हमले के लिए तैयार हैं। जी हाँ, ये तालिबान की तरफ से कहा गया है। तो एक एक करके आपको बताएंगे। यूपी यानी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का जिन्ना प्रेम निकल के आया है। अब उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दे दिया है और घिर गए हैं अखिलेश यादव। तो दोस्तों, एक एक करके आपको खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और करारा जवाब मिलेगा तो लाइक करें इस वीडियो को। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय प्रवासियों ने पीएम मोदी की उनकी आवास प्रतिज्ञा की भेंट। दरअसल इटली की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ग्लासगो पहुंचे और अगले 2 दिन पीएम मोदी अपनी टीम के साथ यहाँ रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन ने सम्मेलन की शुरुआत की है COP26 समिट की, और एक आपको बता दें कि कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएन के चीफ प्रधानमंत्री मोदी से किस कदर मिलते दिखाई दे रहे हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो भारत विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा था, अब वो लगभग बनता नजर आ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से राष्ट्राध्यक्षों ने स्वागत किया है, न केवल स्वागत बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को जिस गंभीरता के साथ दुनिया भर ने सुना है और उसका अमल किया है, इससे एक बात तो क्लियर है कि भारत जिस तरीके से पीएम मोदी ने 2014 में जो सपना विश्व गुरु बनने का देखा था, वो लगभग उसी कदम पे बढ़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मोदी और COP26 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने सम्मेलन की शुरुआत की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का इसमें जोरदार स्वागत किया गया और खास करके प्रधानमंत्री मोदी ने भी खास करके जलवायु परिवर्तन को लेकर बड़ी बातें कही और गंभीरता से तमाम देशों ने सुना भी है। इस बीच भारतीय प्रवासियों से समुदाय के नेताओं से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की है, जो कि बेहद उत्साह से और भारत माता के जयकारे के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। महबूबा मुफ्ती पे कसा गया सेना ने शिकंजा, घर के बाहर प्रशासन ने तैनात किया मोबाइल बंकर, फिर से किया गया नजरबंद। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम मुफ्ती को प्रशासन ने एक बार फिर से नजरबंद कर दिया गया है। पीडीपी की मुखिया पर सोमवार को एक्शन उस वक्त लिया गया जब वो आतंकियों के से मुठभेड़ के दौरान मारे गए एक युवक के परिजनों से मुलाकात के लिए जाने वाली थी। 24 अक्टूबर को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अनंतनाग में हुई मुठभेड़ के दौरान युवक की मौत हो गई थी। पीडीपी के एक नेता ने महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किए जाने की जानकारी दी थी और वह शाहिद अहमद के परिवार से मिलने वाली थी। अहमद की मौत 24 अक्टूबर को दक्षिणी कश्मीर के शोपिया में कथित गोलीबारी की घटना में हो गई थी। पीडीपी के एक नेता ने बताया है कि पुलिस बलों ने महबूबा मुफ्ती के घर के मुख्य दरवाजों को बंद करके घर के एक मोबाइल बंकर तैनात कर दिया है। पार्टी नेता ने कहा है कि उन्होंने अनंतनाग में मारे गए युवक के घर जाने से पहले नजरबंद कर दिया गया था। पीडीपी प्रमुख ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम चलते हैं अगली अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आखिरकार भारत के सामने तालिबान ने टेके घुटने, फिर से भारतीय परियोजना की शुरुआत करने के लिए गिड़गिड़ाया और अब तापी परियोजना शुरू हुई। दरअसल अफगानिस्तान में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत यानी तापी गैस पाइपलाइन परियोजना फिर से शुरू होगी। तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्री राशिद मेहरादोवा के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही है। टोलो न्यूज की इस रिपोर्ट्स के अनुसार मुत्ताकी ने कहा है कि तुर्कमेनिस्तान का प्रतिनिधिमंडल और तालिबान
दौरान तापी परियोजना को फिर से शुरू करने सहित अन्य आर्थिक व राजनीतिक मुद्दों पर सहमत हुए हैं। तापी के अलावा सड़कों के निर्माण व बिजली के मुद्दे पर भी वार्ता हुई है। बैठक में प्रमुख रूप से ऐसी परियोजनाओं पर वार्ता हुई है जो पहले से चालू किए गए हैं, जिनमें तापी प्रमुख है। आपको बता दें कि भारत के लिए अहम तापी परियोजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। हालांकि आपको बता दें, अफगानिस्तान में सत्ता की जाने तालिबान राज आने के बाद एक बार फिर से तापी परियोजना ही नहीं बल्कि भारत की जितनी भी अफगानिस्तान में परियोजनाएं थी उन सब पे ताला लगा दिया था तालिबान ने। लेकिन अब धीरे धीरे एक एक करके तमाम परियोजनाओं को चलाने के लिए फिर से तालिबान भारत के सामने सरेंडर हो गया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। चीन के खिलाफ साहस दिखाने के लिए आईटीबीपी के 260 जवान सम्मानित। भारत ने कहा ऐसे जवान चाइना और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के 260 जवानों को पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना यानी पीएलए के साथ हुए सैन्य गतिरोध के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री के विशेष अभियान पदक से सम्मानित किया गया है। दरअसल गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय बलों के कुल 397 कर्मियों को ये पुरस्कार देने की जानकारी की है। दोस्तों, आईटीबीपी के एक प्रवक्ता ने बताया है कि पुरस्कार बल के जवानों को मई 2020 से साल फरवरी तक पूर्वी लद्दाख में उनके द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए दिया गया है। आईटीबीपी के 260 जवानों को पुरस्कृत किया गया है। दोस्तों, इसके साथ ही सेनाओं का एक तरीके से मनोबल भी बढ़ाया गया है इसके जरिए। अगली अपडेट दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकी हाइब्रिड आतंकियों के निशाने पर है सिक्योरिटी कैंप्स। फिदाइन हमले की है आशंका, भारतीय सेना हाई अलर्ट पे। कश्मीर में टारगेटेड किलिंग के बाद अब टारगेट सिक्योरिटी कैंपों की साजिश रची जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी संगठनों पर दबाव भी बनाया है जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी कैंप पोस्ट पर हमले करे, और इसे देखते हुए तमाम सुरक्षा प्रतिष्ठानों को सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे बाहर मोबाइल बंकर समेत बुलेट प्रूफ वाहन तैनात कर दिए गए हैं। दरअसल बादीपोरा, बारामूला, कुपवाड़ा जिलों में एलओसी पे बर्फ पड़ना शुरू हो गया है। ऐसे में बर्फ पड़ने से पहले बड़े स्तर पर आतंकियों को घुसपैठ कराकर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो काफी तादाद में आतंकियों ने सीमा पार से घुसपैठ की है। कश्मीर में एक महीने पे पहाड़ों पर काफी बर्फबारी पड़ेगी और उसके बाद आतंकियों के लिए घुसपैठ करना मुश्किल होगा। इस तरीके से दिसंबर में मार्च तक आतंकी घुसपैठ नहीं कर पाते और इसके लिए आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही, तालिबान ने अब फिर से अमेरिका को दी खुली धमकी, कहा अगर मान्यता नहीं देंगे तो फिर परिणाम भुगतने को रहे हो तैयार। तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन देश को चलाने से उसे कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भूखमरी और तमाम बंदिशों से जूझ रहे तालिबान ने अब अमेरिका को बाकी देशों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। तालिबान ने अमेरिका और कई अन्य देशों से अफगानिस्तान में अपनी सरकार को मान्यता देने का आह्वान कर दिया है। तालिबान का कहना है कि अगर बाकी दुनिया ऐसा करने में विफल रहती है और अफगानिस्तान के फंड्स को लगातार विदेशों में फ्रीज किया जाता रहा है तो न केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए कठिनाई पैदा होगी। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से कहा है कि अमेरिका को हमारा संदेश है कि अगर तालिबान को मान्यता नहीं दी गई तो अफगानिस्तान की परेशानियां जारी रहेगी और फिर अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया भर में एक तरीके से दुनिया भर के देशों के लिए ये खतरनाक साबित होगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, फ्रांस ने एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया को दी चेतावनी। फ्रांस ऑस्ट्रेलिया में बड़ी टेंशन। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति ने मॉरिशस पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि मॉरिसन ने पनडुब्बी समझौते ऑकस को लेकर उनसे झूठ कहा था। मैक्रो के इस बयान के बाद ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच जारी विवाद और गहराता जा रहा है। दोस्तों, जब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने पूछा है कि क्या निजी बातचीत में स्कॉट मॉरिसन ने झूठ कहा था तो इसके जवाब में मैक्रो ने कहा कि मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे पता भी नहीं। मैक्रो और मॉरिसन दोनों ही G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली के रोम पहुंचे थे। अब ये स्कॉटलैंड में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस पर भी बात है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन इन सब पे टकराहट अभी भी लगातार जारी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहाँ पे तालिबान ही था, लेकिन अब ISI खुरासन ने भी पूर्व अफगान सरकार के जासूस और सैनिक भी हैं आइसिस खुरासन में शामिल हो रहे हैं। अब आप समझिए, खूंखार जो आतंकी संगठन है उसमें अफगानिस्तान सरकार के पूर्व जासूस और सैनिक भी हैं। अमेरिका में खलबली मच गई है, आखिर क्या हो रहा है? दोस्तों, तालिबान अफगानिस्तान में जो खूंखार आतंकी संगठन है वो ISI खुरासन है, लेकिन
लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात लेटेस्ट रिपोर्ट में ये निकल के आई है कि उसमें आईएसआई खुरासान में केवल आतंकवादी ही नहीं बल्कि पूर्व अफगान सरकार के जासूस और सैनिक भी आईएसआई खुरासान में शामिल हो रहे हैं, जो कि अमेरिका के लिए चिंता की बात है और इससे अमेरिका में खलबली मच गई है। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां जो है इसको लेकर चौकन्ना हो गई हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हत्या व ईसा निंदा के मामले बढ़े, दुनिया भर में इमरान की हो रही है जोरदार किरकिरी। जी हां, दरअसल आपको बता दें, नापाक पड़ोसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के दावों के विपरीत देश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। हमने आपको कल शाम को ही बताया था कि कैसे हिंदू मंदिरों में फिर से तोड़फोड़, सिखों पर हमला हो रहा है पाकिस्तान में। अब इसको लेकर यूरोपीय अजाइलम सपोर्ट ऑफिस का कहना है कि हिंदू, सिख, ईसाई, अहमदिया व सिखा मुसलमानों पे शिया मुसलमानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ईशा निंदा व जबरन धर्मांतरण के मामले में नफरत फैलाने वाले भाषणों से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डीएसओ की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कट्टरपंथी संगठन देश के अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं और ये अक्टूबर 2020 में ईएसओ COI पाकिस्तान सुरक्षा स्थिति शीर्षक रिपोर्ट का अपडेट वर्जन है। इनमें कहा गया है कि वर्ष 2020 वर्ष 2021 से पहले 7 महीनों के दौरान तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट खुरासान व हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान में मौजूद रहे हैं और आतंकी वारदातों को अंजाम देते रहे हैं। इन आतंकी संगठनों ने अल्पसंख्यकों को लक्ष्य करके आईडी बम धमाकों, आत्मघाती हमलों, अपहरण, ग्रेनेड व रॉकेट हमलों तथा तोड़फोड़ जैसी वारदातों को अंजाम दिया है। तो दोस्तों लगातार कई रिपोर्ट्स में पाकिस्तान भन्नाया हुआ है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों चीन का खतरनाक भूमि सीमा कानून LAC पे तेज हुई भारत की निगरानी, लगभग 2 बटालियन अतिरिक्त जवानों की हुई तैनाती। चीन ने लैंड बॉर्डर्स लॉ यानी जमीनी सीमा कानून बनाने पड़ोसी देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। भारत के संदर्भ में वो भले ही कहता हो कि भारत और चीन के बीच सीमा की पहचान कभी ही नहीं हुई, लेकिन भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि कुछ इलाकों के लिए भले ही ये बात सही हो, लेकिन पूरी सीमा के लिए ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी सीमाएं जो हैं वो भारत और चीन की अलग हैं। ऐसे में चाइना का ये बयान, स्टेटमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको देखते हुए चाइना के इस नियम लाने के बाद भारत सरकार ने पूरी तरीके से तत्परता बढ़ाई है और 2 अतिरिक्त बटालियन की तैनाती, सैनिकों पे स्पेशल फोर्सेस की तैनाती कर दी है। सीमा पर स्पेशल फोर्सेस की तैनाती के बाद चाइना पूरी तरीके से भन्नाया हुआ है। चाइना का कहना है कि भारत लगातार शांति सुरक्षा को पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तालिबान को सीधा सीएम योगी ने दी चेतावनी, बोले भारत की तरफ आंख उठाया तो सीधा करेंगे एयर स्ट्राइक। दोस्तों यूपी चुनाव में अफगानिस्तान और तालिबान का भी मुद्दा लग रहा है उठेगा। पाकिस्तान और आतंकी कनेक्शन पर भी बात होने लगी है। इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा बयान बीजेपी की तरफ से आ रहा है। अब एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने तालिबान का जिक्र कर दिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में तालिबान को खुली चुनौती दे दी है। दरअसल रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ समाज प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान संबोधन के दौरान उन्होंने पाकिस्तान और तालिबान का जिक्र किया। सीएम योगी ने जोर देकर कहा है कि तालिबान जैसे जैसे संगठन भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है। उनके मुताबिक अगर ऐसी हिमाकत की गई तो उचित जवाब दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सेनाएं चाइना हो या पाकिस्तान को पूरी तरीके से नस्तनाबूद कर देंगी। अगर हमारी तरफ तालिबान ने भी देखने की कोशिश की तो वही हश्र होगा जो पाकिस्तान के आतंकियों का होता था। हम चलते हैं अगली अपडेट। तो दोस्तों सेना ने पूर्वी लद्दाख में त्वरित प्रक्रिया क्षमता की समीक्षा के लिए हवाई अभ्यास किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार LAC पे युद्धाभ्यास सेनाएं कर रही हैं। 1 नवंबर में भारतीय थल सेना की शत्रुजीत ब्रिगेड अपनी त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं की समीक्षा के लिए पूर्वी लद्दाख में उत्तरी सीमाओं पर हवाई अभ्यास कर रही हैं। सूत्रों ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है। भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच मई 2020 से ही गतिरोध कायम है, जब पूर्वी लद्दाख में प्योंगयांग झील के हिंसक झड़प हुई थी। सूत्रों ने बताया है कि सोमवार को शत्रुजीत ब्रिगेड के हवाई सैनिकों को अभ्यास के तहत लगभग 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में पहुंचाया गया। विशेष वाहनों और उपकरणों के साथ ही विशेष रूप से प्रशिक्षित इन सैनिकों को C-130 और NN-32 विमानों से 5 अलग अलग बेस से त्वरित गति से पहुंचाया गया है। तो दोस्तों लगातार भारतीय सैनिक जो है वो युद्धाभ्यास कर रही है सीमा पे।
हम चलते हैं अगले अपडेट। 74 खिलाड़ियों को मिला खेल पुरस्कार, अनुराग ठाकुर ने ट्रॉफी दे किया सम्मानित। दोस्तों आपको बता दें, कल भारत के उन जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया था, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन सबको सम्मानित किया है। इसके साथ सोमवार ट्रॉफी सौंपी को, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण पिछले साल पुरस्कार समारोह का ऑनलाइन आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं में सबसे पहले नगद पुरस्कार दिया गया था, लेकिन महामारी के कारण ये अपनी ट्रॉफी और प्रस्तावित पत्र नहीं ले पाए थे। खेल मंत्रालय ने इस चीज़ को किया। हालांकि आपको बता दें कि खेल रत्न पुरस्कार रोहित शर्मा, क्रिकेट मरियप्पन थांगुलू के साथ विनेश फोगाट, अर्जुन पुरस्कार, इसके साथ ही लगभग सभी इस खेल पुरस्कार से सभी को लगभग सम्मानित किया गया। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों पटना के गांधी मैदान बम धमाकों में सजा का ऐलान, कोर्ट ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में साल 2013 में हुए बम धमाकों पे NIA की विशेष अदालत अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने धमाकों के 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 2 को उम्र कैद और 2 दोषियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा एक दोषी को 7 साल की सजा मिली है। धमाकों में 9 लोग दोषी करार दिए हैं। पटना के गांधी मैदान में साल 2013 में हुए धमाकों में लगभग 80 लोग घायल थे। कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था। एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। विशेष लोक अभियोजना ललन प्रसाद सिंह ने बताया है कि NIA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर मल्होत्रा ने 2013 को पटना के गांधी मैदान में सिलसिलेवार ढंग से हुए बम धमाकों मामले में इम्तियाज अंसारी, मुजविल्ला हैदर अली, फिरोज असलम, नोमान अंसारी, इफ्तिखार अहमद हुसैन समेत कई लोगों को घोषित किया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर छात्र संघ का PM मोदी को पत्र, कहा आगरा में कश्मीरी छात्रों के खिलाफ देशद्रोह केस वापस लेने की है मांग। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एक बार फिर से आगरा में देशद्रोह के तहत CM योगी आदित्यनाथ सरकार में केस दर्ज किया था। शायद उन कश्मीरियों को ये नहीं पता था कि इनका पाला जो है वो प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से नहीं, ये है यूपी, बाबा योगी आदित्यनाथ का यूपी, जहाँ पे सीधा सीधा एक्शन होता है। यही कारण है कि उन आरोपियों ने जश्न तो मनाया, लेकिन अब बुरे फंसे हैं। उन पर देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। पढ़ने आए थे, जश्न में इतना खुश हो गए, उनको शायद पता कि हम कश्मीर में हैं, लेकिन शायद ये नहीं पता कि ये बाबा योगी का यूपी है और अब उन पे देशद्रोह का मामला दर्ज हो गया है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर छात्र संघ ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती भी PM मोदी पर पत्र लिखकर देशद्रोह की धारा हटवाने की मांग की थी। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों अमेरिका में मना हिंदू विरासत माह, PM मोदी ने बधाई देते हुए कही बड़ी बातें। दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के विश्व हिंदू परिषद को उनके हिंदू विरासत माह समारोह संपन्न होने पर बधाई दी है। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका और कनाडा के करीब 100 संगठनों का साझा मंच है जो हिंदू विरासत माह का समापन समारोह मना रहा है। दोस्तों मोदी ने मंत्रिपरिषद की चिट्ठी लिखी में कहा है कि उसी उत्सव में भारतीय समुदाय के सदस्यों को अपनी मातृभूमि से जुड़ाव को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि हमारी संपन्न संस्कृति और विरासत की सार्वभौमिकता समय से परे अपील करती है, जिनकी जड़ें सभी प्रकार से जीवों के कल्याण और देखभाल में हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों भारत में मुस्लिम नहीं, हमेशा से हिंदू वोट बैंक था और रहेगा। ओवैसी का बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है। दोस्तों ओवैसी ने अखिलेश यादव को कहा हम वोट बैंक नहीं हैं, हमें जिन्ना से लेना देना नहीं है। ओवैसी ने ही करारा जवाब दे दिया है। दरअसल यूपी के विधानसभा चुनाव में अब जिन्ना की भी एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के वोट बैंक लेने के लिए अखिलेश यादव ने नया दांव खेल दिया है। अखिलेश यादव ने जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी की तुलना कर दी है और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव पे बड़ा हमला बोला था। CM योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना की तुलना कहीं न कहीं अपने आप में ये हास्यास्पद ही नहीं बल्कि
देश के साथ गद्दारी है। जिन्ना और सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की तुलना नहीं की जा सकती है। अखिलेश यादव का ये तुलनात्मक कहीं न कहीं 22 के विधानसभा चुनाव के लिए ठीक नहीं है। और अब ओवैसी ने भी अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि जिन्ना का जिक्र कर मुसलमानों का वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम अखिलेश यादव को बताना चाहते हैं कि जिन्ना से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम भारत के मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान के मुसलमान नहीं जो जिन्ना को अपने राष्ट्रपिता मानेंगे। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ही अब अखिलेश यादव को जवाब दे दिया है। दोस्तों, जिन्ना पर अखिलेश यादव की स्टेटमेंट को आप 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कैसे देखते हैं, आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, दिवाली इस बार अयोध्या में होने वाली है भव्य। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिवाली भव्य होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है ग्रैंड तैयारी। अयोध्या में 1400 सहयोगी जलाएंगे 9.5 लाख दिया, विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने छोटी दीपावली 3 नवंबर के दिन अयोध्या के राम की पौड़ी घाट पर 9,51,000 दीपक जलाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को सफल बनाने के लिए राम की पौड़ी घाट पर तेजी से तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए अयोध्या शहर के सभी कॉलेज के छात्र छात्राओं को इनमें सहयोग करने के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा 49 संस्थाएं अपने 14,000 वॉलंटियर्स के साथ इस समय राम की पौड़ी घाट पर दीपक सजाने का काम कर रही है। ये दीपक सोमवार और मंगलवार 2 दिन आकर्षण क्रम में रखे जाएंगे। इसके बाद छोटी दीपावली यानी बुधवार के दिन भी इन्हें प्रज्वलित किया जाएगा। आयोजकों का दावा है कि इतनी संख्या में दीपक जलाने का एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया जाएगा। तो दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अयोध्या में जिस तरीके से भव्य दीपावली मन रही है, इसको लेकर जय जय